अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास में टॉपिक होगा 1970 में होने वाले आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस 1970, और उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा अलमिया मशरिकी पाकिस्तान। आम इंतखाबात होते हैं 1970 में। 1970 से पहले की क्या सूरत हाल है। हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था वो था 1962 का आइन और उसकी नाकामी के असबाब। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए। 1962 का आइन जो मुल्क में नाफिज किया गया था, उस आइन की रूह से मुल्क के अंदर जो है वो फ़र्द वाहिद की हुकूमत कायम हो गई थी, सदारती आमरीत कायम हो गई थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोग इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, उनकी आवाज़ इसके ख़िलाफ़ आना शुरू हुई और वो आवाज़ जो है वो मुल्क की तहरीक की सूरत इख्तियार कर जाती है। ऐसे में अयूब ख़ान जो हैं वो मौजूद सियासी जमातों के लीडर्स पे मुश्तमिल एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हैं, और उस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में ये तमाम लीडर्स प्लस अयूब ख़ान जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं और फिर उस पॉलिटिकल क्राइसिस का कोई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये सियासी हल तलाश करने के लिए बुलाई गई थी, मगर बेसूद रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लीडर्स इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं वो अयूब ख़ान से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते हैं। उनकी और भी उस वक्त बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। यानी कहा जाता है कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं और इक़्तिदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को आर्ज़ी तौर पे मुंतकिल करें, जो कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाएंगे। मुल्क में जो है वो 1956 का आइन बहाल कर दिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे मुतालबात जो हैं वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में किए जाते हैं। तो अयूब ख़ान जो हैं वो मुज़ाकरात के दौरान बहुत सारी बातें जो हैं, शराइत जो हैं वो मान लेते हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो मसालहत नहीं हो पाती। मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ है वो मौजूद रहता है, जूं का तूं रहता है। फिर क्या हुआ कि उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ़ थे जनरल याहिया ख़ान, उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया और साथ ही 1962 के आइन को भी तोड़ दिया। मुल्क एक बार फिर बेआइन की सरजमीन बन गया। जनरल याहिया ख़ान ने जिस वक्त इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया तो साथ ही ऐलान किया कि वो जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। याहिया ख़ान ने भी इक़्तिदार में आते ही सियासी लीडर्स के साथ मुलाकातें की कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो आइनी बहरान है, आइनी मसाइल हैं, उनको किस तरह से हल किया जाए। याहिया ख़ान ने इन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुलाकातें करने के बाद जो अहम फ़ैसले किए, उनमें से एक था वहदत मग़रिबी पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए, और फिर दूसरा जो फ़ैसला किया था वो मसावात के उसूल को भी ख़त्म कर दिया जाए। यानी दोनों सूबों को जो मसावी बुनियाद पे नुमाइंदगी दी जाती है, उस मसावात के उसूल को भी ख़त्म कर दिया जाए। एक फ़र्द एक वोट के तरीक़ेकार को राइज किया जाए। जिस वक़्त ये फ़ैसले सामने आते हैं तो इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और किसी हद तक इनको मुल्क के कुछ हिस्सों में पसंद भी किया जाता है। इससे बुनियादी तौर पे मशरिक़ी पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि मशरिक़ी पाकिस्तान की मशरिक़ी पाकिस्तान की जो आबादी है वो उस वक्त मुल्क की कुल आबादी का 56% है। यानी कि जो बाकी के 4 सूबे हैं वो एक तरफ, फिर भी मशरिक़ी पाकिस्तान की आबादी जो है वो ज़्यादा है। उस वक्त 5 सूबे होंगे मशरिक़ी पाकिस्तान समेत, तो मशरिक़ी पाकिस्तान की एक सूबे की आबादी बाकी सूबों की आबादी की निस्बत ज़्यादा है। साथ ही याहिया ख़ान ने ये किया कि कौम से किया हुआ वादा पूरा करते हुए 1970 के आखिर में मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी मुनक्किद करवा दिए। तो ये मुल्क में पहली बार आम इंतखाबात होने जा रहे थे और इन इंतखाबात को हद्दुल इम्कान कोशिश करते हुए गैर जानिबदाराना अंदाज से करवाया गया। इसलिए करवाया गया कि जो मशरिक़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद अवामी लीग हैं, अवामी लीग के जो रहनुमा हैं शेख मुजीबुर रहमान, वो भी कोई एतराज़ ना कर सकें और बाकी मौजूद जो सियासी जमातें हैं और उनके लीडर्स हैं वो भी एतराज़ ना कर सकें। लेकिन ख़ुसूसी तौर पे ख़्याल रखा गया कि मशरिक़ी पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके।
हालांकि उस वक्त जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई उसमें मशरक़ी पाकिस्तान में इंतज़ामिया की परवाह किए बगैर जो अवामी लीग है, जो अवामी लीग के कारकुन हैं, वो दीगर सियासी जमातों के जलसों को भी दरहम बरहम कर रहे हैं, फिर अवाम पे भी दबाव डाल रहे हैं। इसके बावजूद पूरी कोशिश जो है वो की जाती है गैर जानिबदाराना इंतखाबात को मुनक्किद करवाने की। ये बच्चों पाकिस्तान की तारीख़ के पहले आम इंतखाबात हैं जो क़याम पाकिस्तान के बाद समझ लीजिए कि हक़ के बालिग राय दही, हर वो शख्स जो बालिग है वो वोट कास्ट कर सकता है, के उसूल के तहत मुनक्किद किए गए। 7 दिसंबर 1970 को कौमी असम्बली, जबकि 20 दिसंबर 1970 को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुल्क में मुनक्किद करवाए गए। इंतखाबात में मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की सियासी जमात, जिसका नाम अवामी लीग है, अवामी लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान के लिए मखसूस जो नशिस्तें थी 161, उनमें से 159 पे भरपूर कामयाबी हासिल की, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान के लिए मखसूस करदा 144 144 नशिस्तों में से 82 नशिस्तें जो हैं उन पर कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई भी जो पार्टी है वो मुल्क के दूसरे हिस्से से कोई ख़ास नशिस्त हासिल नहीं कर सकी थी। ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये उस वक्त आम नशिस्तें हैं और कुल नशिस्तें जो थी वो उस वक़्त 313 थी, जिनमें से 13 के करीब नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस की गई थी। और देखिए मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी चूँकि सबसे ज़्यादा है तो उसके पास 161 सीट्स हैं और बाकी जो सीट्स हैं वो आबादी की बुनियाद पे डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे टोटल सीट्स भी जो हैं वो सबसे ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान के पास हैं। अब इनके थोड़े से हम रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। ये आपको अपने सामने नज़र आ रहा होगा। देखिए ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है ये अवामी लीग है और ये मशरक़ी पाकिस्तान है। मशरक़ी पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा नशिस्तें इसके पास थी। टोटल 161 उनको दी गई थी, 159 पे ये कामयाब हो जाती है। फिर इसके साथ ही आप रेड कलर में देख रहे होंगे, ये आपको बलूचिस्तान का सूबा नज़र आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो नेशनल अवामी पार्टी है वो कामयाब हो जाती है। फिर इसी तरह से ब्लैक कलर में पंजाब और सूबा सिंध आपको नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे कामयाब हो जाती है। तो 3 हमें सियासी जमातें नज़र आ रही हैं जो किसी हद तक सामने आई हैं, लेकिन कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो दूसरे हिस्से से कामयाब हुई, दूसरे हिस्से से भी कामयाब हुई हो, वहाँ से भी उसको नशिस्तें मिली हों। तो एक तरफ हमें जो है वो अवामी लीग नज़र आ रही है, दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है और तीसरी तरफ हमें नेशनल अवामी पार्टी नज़र आ रही है। इसके अलावा भी जो उस वक़्त सियासी जमातें थी जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, उनमें जमीयत उलमाए इस्लाम थी और फिर मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप भी था और मुस्लिम लीग काउंसिल भी थी, जमात इस्लामी भी थी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी थी। और फिर कुछ लोगों ने जो है वो इनफरादी तौर पे भी इंतखाब में हिस्सा लिया था, यानी कि इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे। तो इंतखाबात के बाद अगर देखा जाए तो अवामी लीग जो है वो उनकी तकसीम थी। हम वापस आते हैं कि इंतखाबात के बाद जो है वो अवामी लीग एक बड़ी सियासी जमात के तौर पे उभरती है, सामने आती है, क्योंकि इसको 159 सीट्स पे कामयाबी हासिल होती है। ये अलग बहस है कि किस हिस्से से, सिर्फ एक ही हिस्से से, जबकि दूसरे हिस्से से इनके पास खातिर ख़्वाह नशिस्तें नहीं हैं, मगर ये अक्सरियती जमात के तौर पे सामने आ जाती है। ये मुल्की तारीख़ के पहले आज़ादाना इंतखाबात हैं जिनको गैर जानिबदाराना माहौल में करवाने की पूरी कोशिश की और जिसके नतीजे के तौर पे हमें 2 से 3 सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो मंज़र आम पे नज़र आती हैं, जिनमें से काबिल ज़िक्र जो हैं वो 2 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान से और अवामी लीग जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान से। मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग वाहिद पार्टी की सूरत में सामने आ रही है, क्योंकि बाकी बहुत कम तादाद में हैं।
कौमी असम्बली के जो इंतखाबात होते उस हवाले से भी और जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए थे उस हवाले से भी। तो मगरबी पाकिस्तान के जो सूबा सिंध और पंजाब है, यहाँ पे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आती है। दोनों जो पार्टियाँ हैं मुल्क के दूसरे हिस्से से कोई ख़ास नशिस्त हासिल नहीं कर पाई थी। तो अब मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवामी लीग के पास है सीट्स हैं 159, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सीट्स हैं 82। तो पार्लिमानी उसूल और रिवायात के मुताबिक इक़्तिदार या हुकूमत अक्सरियती पार्टी को मुंतकिल की जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि अगर इख्तलाफात मौजूद हैं तो उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाता। इंतखाबी नताइज जो हैं इख्तलाफात थे भी, जिनका आगे चल के हम ज़िक्र करते हैं। इंतखाबी नताइज आने के बाद बंगालियों को अब पूरी उम्मीद है कि जमहूरी रिवायात का पास रखते हुए उन्हें हुकूमत करने का मौका दिया जाएगा। अब शेख मुजीबुर रहमान भी और बंगाली जो हैं उनकी अक्सरियत भी ये चाहती है कि 6 नुकात की बुनियाद पर हुकूमत उनकी झोली में डाल दी जाए। आपको यहाँ बताते चलूँ कि शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 6 नुकात जो हैं वो उनके मंशूर का हिस्सा थे और उसकी बुनियाद पे वो कामयाब ठहरे थे। इन 6 नुकात में कहा गया था कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, मरकज़ी हुकूमत के पास सिर्फ दिफ़ा और उमूर ख़ारजा के महकमे हों, अहम तरीन ये महकमे मरकज़ रखे, बाकी सूबों को दे दिए जाएँ, यानी सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तार बनाया जाए। फिर नंबर 3 जिस पे गौर करने की ज़रूरत है कि मुल्क के दोनों हिस्सों में करेंसी अलग और एक हिस्से के वसाइल दूसरे में इस्तेमाल नहीं होंगे, मुंतकिल भी नहीं किए जाएंगे। यानी एक मुल्क है, उसके 2 हिस्से हैं और उन दोनों हिस्सों की अलग अलग करेंसी होनी चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वसाइल भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल नहीं होंगे, इस्तेमाल भी नहीं होंगे। इस पे गो के इंतखाबी मुहिम के दौरान ही एक्शन लिए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। फिर चौथे नंबर पे कहा गया कि मरकज़ को किसी किस्म का टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं होगा, बल्कि सूबे मरकज़ को अखराजात पूरे करने के लिए फ़ंड्स दे दिया करेंगे। क्योंकि मरकज़ी हुकूमत को चलाना होता है, अखराजात की ज़रूरत होती है, तो उसको उतने फ़ंड्स दे दिए जाएंगे, लेकिन मरकज़ किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाएगा। जो भी टैक्स लगाएगा वो सूबा खुद लगाएगा और उसकी आमदनी अपने पास रखेगा और उसको खुद इस्तेमाल करेगा। हर सूबे को अंदरूनी और बैरूनी तिजारत और ज़र मुबादला के हसूल का इख्तियार होगा। फिर नंबर 6 पे इंतहाई ख़तरनाक, हर सूबे की अपनी अपनी फ़ौज, यानी मुल्क एक है, 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्सों की फ़ौज जो है वो अलग अलग हो जाएगी। तो ये 6 नुकात हैं जिनकी बुनियाद पे शेख मुजीबुर रहमान ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, इंतखाबी मुहिम चलाई ज़ोर शोर के साथ, फिर कामयाब भी ठहरे। तो अब उनको और बंगाली कौम को ये उम्मीद है कि इनकी बुनियाद पर इक़्तिदार उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, इक़्तिदार उनको दे दिया जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली कौम न सिर्फ ये कि इक़्तिदार इसकी बुनियाद पे चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में चूँकि हुकूमत उनकी हो जाएगी तो आइन साज़ी भी वो करेंगे और आइन की तश्कील में भी इन 6 नुकात का ख्याल रखा जाएगा। और फिर सूबाई खुद मुख्तारी ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन इन 6 नुकात की बुनियाद पर मगरबी पाकिस्तान से जो सियासी जमात कामयाब हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके कायद, उसके लीडर, उस सियासी जमात और बहुत से जो सियासी कायदीन हैं, उनके लिए अब ये 6 नुकात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। इस बुनियाद पे ख़ास तौर पे दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं। इख्तलाफात की नौइयत जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जाती है। उन इख्तलाफात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात भी करवाए जाते हैं। ये अब ऐसे हालात मुल्क में पैदा हो चुके हैं जिसमें एक तरफ जो है वो फ़ौजी हुक्मरान भी इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए अभी तैयार नहीं है, ज़हनी तौर पे हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान ये चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, इक़्तिदार उनको मुंतकिल कर दिया जाए। तीसरी तरफ भुट्टो साहब के इख्तलाफी बयानात भी सामने आ रहे हैं और वो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात की बुनियाद पे सामने आ रहे हैं। अब जो फ़ौज है, फ़ौजी हुक्मरान हैं, वो भी इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? क्योंकि इंतखाबात के जब नताइज आते हैं तो ये याहिया ख़ान के लिए एकदम से गैर मुतवक्के हैं। उस वक्त फ़ौज और किसी हद तक याहिया ख़ान ख़ास तौर पे ये अंदाज़ा लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान में चूँकि कसीर जमाती निज़ाम है,
कसीर जमाती निज़ाम की वजह से किसी एक सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी और जो सीट्स हैं वो बहुत सारी सियासी जमातों के दरमियान बँट जाएंगी। ऐसे में जब मखलूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी और उस वक्त में इक़्तिदार की मुंतकिली होगी तो याह्या ख़ान जो है वो अपने लिए सदारत का ओहदा जो है वो रख लेंगे और लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नताइज ने याह्या ख़ान को जो है वो काफ़ी मायूस कर दिया। तो फिर ऐसे में जब सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है कि एक तरफ फ़ौज भी ख़ास तौर पे याह्या ख़ान भी नहीं चाहते कि इक़्तिदार मुंतकिल हो, मुजीबुर रहमान चाहते हैं कि जल्द हो जाए और इख्तलाफ़ात सामने आ रहे हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से। तो बहालत मजबूरी जो उस वक़्त सूरत हाल मुल्क में हो जाती है उसकी बुनियाद पे कौमी असम्बली का पहला इजलास 3 मार्च 1971 को बुला लिया जाता है। याह्या ख़ान इसका ऐलान कर देते हैं। साथ में याह्या ख़ान ने शेख मुजीबुर रहमान को उस वक्त मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म भी कहा। साथ में तवक्को की जा रही थी कि आइनी अमल जो है वो अब शुरू हो जाएगा और कौमी असम्बली अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर लेगी। लेकिन याह्या ख़ान और साथ में उनके कुछ साथी जर्नैल जो हैं वो अचानक से असम्बली का इजलास मुलतवी कर देते हैं भुट्टो साहब की धमकी पर। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। जैसे ही मुलतवी किया जाता है तो मशरिक़ी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। ख़ास तौर पे शदीद रद्द अमल बंगालियों की जानिब से देखने को मिलता है। बंगालियों को माज़ी में जितनी भी ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई, ख़ास तौर पे हुकूमतों के हवाले से और फिर बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले वज़राए आज़म के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई वो सब उनके ज़हनों में मौजूद हैं और अभी नफ़रत भी मौजूद है। वो नफ़रत फिर शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो क्या होता है कि बंगाली जो हैं वो सड़कों पे निकल आते हैं, मुज़ाहिरे शुरू हो जाते हैं और शेख मुजीबुर रहमान की जानिब से तहरीक सिविल नाफरमानी बाकायदा शुरू करवा दी जाती है। फिर ये तहरीक जो है वो दिन ब दिन जो है वो इसमें शिद्दत आने लग जाती है। तो इस मौके पे जो इंडिया के कुछ एजेंट्स होते हैं मशरिक़ी पाकिस्तान के अंदर, मशरिक़ी बंगाल के अंदर, वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इस जलती हुई आग को और ज़्यादा भड़का देते हैं। पूरे सूबे का अमन व अमान जो है वो तहोबाला हो जाता है। पूरे सूबे के अंदर जो है वो कत्ल व गारत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। किसी को भी कत्ल करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है कि वो बंगाली नहीं है, वो गैर बंगाली है, उसका ताल्लुक़ मगरबी पाकिस्तान से है। तो साथ साथ जो बंगाली हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज जो है उस पे भी हमले करना शुरू कर देते हैं, फ़ौजी दस्तों पे हमले करना शुरू कर दिए जाते हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। मशरिक़ी पाकिस्तान के अंदर आग और खून की होली खेली जा रही है। खुले बंदों भी इजहार किया जा रहा है आज़ादी के लिए और अलहदगी के नारे लगाए जा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त मशरिक़ी बंगाल के अंदर एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम कर लेते हैं। मशरिक़ी बंगाल के अंदर मौजूद तकरीबन तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के ऊपर बांग्लादेश का परचम भी लहरा दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जहाँ कहीं तकरीर या ख़िताब करते हैं वो लफ्ज़ बांग्लादेश इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालात जब बहुत बिगड़ते हैं तो जनरल याह्या ख़ान ख़ुद जो है वो ढाका जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान से और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मिलते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम रहते हैं क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान अब किसी भी तरह से कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और मुल्क के हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में 25 मार्च 1971 को जनरल याह्या ख़ान ने फ़ौज को भेजने या आर्मी एक्शन के ज़रिए से सूबे का कंट्रोल संभालने और हालात को बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही फ़ौज जब वहाँ पे जाके आर्मी एक्शन करती है, कंट्रोल संभाल लेती है, तो अवामी लीग को गैर कानूनी सियासी जमात करार दे दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, इनको मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाता है। अवामी लीग के और भी बहुत से जो रहनुमा हैं वो वहाँ से गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं।
जनरल टिक्का खान जो है वो उस वक्त आर्मी एक्शन के ज़रिए से वक्ती तौर पे हालात को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन उनकी वापसी के बाद एक दफ़ा फिर जैसे पहले हालात कंट्रोल हो जाते हैं, जैसे ही वो वापस आते हैं हालात फिर से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो तक़रीबकारी की जा रही है, जो कत्लेआम किया जा रहा है, जिस गम और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है, वो सब कुछ दबी हुई है। और जो बागी जो थे उस वक़्त बंगाली थे, बगावत कर रहे थे, तो वो इंडिया चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आर्मी एक्शन के दौरान जो हज़ारों लोग बंगाल से सरहद पार करके भारत चले जाते हैं, वो वहाँ जाके ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। और फिर और भी बहुत सारे बंगाली जो जा रहे हैं वक्त गुज़रने के साथ साथ, जब हालात ख़राब हो रहे हैं, तो कलकत्ता में जाके वो आर्ज़ी हुकूमत कायम कर लेते हैं, जिसको बाद अज़ां ये जिला वतन हुकूमत भी करार देते हैं। अब जब इन्होंने वहाँ पे आर्ज़ी हुकूमत कायम कर ली है और वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करना शुरू कर दी है, तो ऐसे में ख़ास तौर पे भारत जो है इसने इस मौके से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। और दर हकीकत पाकिस्तानियों की अपनी गलतियाँ थी, जिन गलतियों ने ये राह हमवार की। और फिर भारत ने क्या किया कि भारत ने बहुत से बंगाली जो सरहद पार करके, मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद पार करके इंडिया जा रहे थे, उनको न सिर्फ़ ये कि सियासी पनाह दी, बल्कि भारतीय अफ़वाज और खुफिया इदारों ने मुक्ति बाहिनी के नाम से एक जंगी कार्रवाइयों के लिए तंज़ीम कायम कर दी। अब वो इस तंज़ीम के थ्रू जो है वो तरबियत भी फ़राहम कर रही हैं दहशतगर्दी की, और फिर कत्लेआम आगे चल के हो रहा है, हंगामा आराई की तरबियत भी दी जा रही है। तो साथ साथ जो है वो इनको माली इमदाद भी फ़राहम की जा रही है। फिर क्या होता है कि फिर एक वक्त में आके हालात जो हैं वो फ़ौज के काबू से बाहर हो जाते हैं। भारत जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान की नाकाबंदी भी कर देता है साथ में। अब बहुत से लोग जिन्होंने वहाँ मुक्ति बाहिनी की तंज़ीम के तहत तरबियत हासिल किया, वापस मशरक़ी पाकिस्तान में आ गए हैं और यहाँ पर वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और साथ में मुक्ति बाहिनी के भेस में भारतीय फ़ौज जो है वो भी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो जाती है। तो अब एक वहाँ पे बंगाली जो हैं वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और दूसरा भारतीय फ़ौज जो है वो दर पर्दा लड़ रही है मुक्ति बाहिनी के भेस में। तो मुक्ति बाहिनी में भारतीय फ़ौज भी है जो पहले से तरबियत याफ़्ता है, और बंगालियों को भी चूँकि अब बाकायदा तरबियत दे के सरहद पार भेजा गया है, तो अब ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लेकिन इनको जिस तरह से ये चाहते थे कि कामयाबी हासिल हो, उस तरह से इनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। फिर बिलाखिर क्या हुआ कि भारत ने रूस की भी हिमायत हासिल की, और रूस की भी मुकम्मल हिमायत भी कह सकते हैं, खुली हिमायत भी कह सकते हैं। तो हिमायत के साथ जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में पहले और फिर मगरबी पाकिस्तान में भरपूर हमला किया और जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी। अब चूँकि नाकाबंदी भी की गई है, तो पाकिस्तान की फ़ौज को कहीं से मदद नहीं मिल पा रही। दूसरा जो फ़िज़ाइया है वो भी मदद नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पे मैं एक थोड़ा छोटा-सा वाक़या आपको बताना चाहूँगी कि गंगा नामी एक तैयारा था इंडिया का, जिसको अगवा किया गया और फिर उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पे आयद की गई। और जब ज़िम्मेदारी या इल्ज़ाम लगाया गया, तो फिर साथ में पाकिस्तान पे फ़िज़ाई पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई कि पाकिस्तान जो है वो उनकी फ़िज़ा को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब पाकिस्तान जो है वो उस वक़्त 2 हिस्से और दरमियान में एक जो है वो इंडिया मुल्क दुश्मन जो है वो मौजूद है। तो अगर मशरक़ी पाकिस्तान में कुछ भिजवाना है या उनकी मदद करनी है, तो हमें इंडिया को क्रॉस करके, उसकी फ़िज़ा को क्रॉस करके जाना था। लेकिन चूँकि पाबंदियाँ लगा दी गई थी, तो इस हवाले से भी हमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और फिर साथ में उस वक़्त बंगाली जो अवाम है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो चुके थे, उनके दिल जो है वो नफ़रत से आलूदा हो चुके थे। ऐसे में हालात जो है वो बिगड़ते गए, ख़राब होते गए, और फिर इन हालात में पाक फ़ौज को 16 दिसंबर 1971 को हथियार डालने का हुक्म दे दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान के 90,000 जो फ़ौजी हैं वो भारत की कैद में चले गए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था हमारा। ये बिलाशुबा हमारी कौमी तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन है। और फिर साथ में कहा जाएगा कि मुस्लिम कौम
के लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है। हमने हिंदुस्तान के अंदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे एक रियासत हासिल की, और फिर हालात जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद इस कदर ख़राब होते चले गए कि 1971 का ये अलमिया जो है वो पेश आया। इसको कहा जा सकता है कि ये एक बदनुमा दाग है मुस्लिम कौम के माथे पे, अ, और इसमें काफ़ी हद तक जो है वो गलत क़यादत भी जो है वो भी ज़िम्मेदार ठहराई जा सकती है कि मुल्क जो है वो 2 हिस्से हो गया। मशरिक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। फिर क्या हुआ कि जो अब 1971 की जंग के बाद जब मुल्क का एक हिस्सा अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो अब बाकी मानदा जो पाकिस्तान है इसमें 4 सूबे, सूबे सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये जो बाकी मानदा पाकिस्तान है इसमें फ़ौजी जनरल जो हैं वो अपनी हुकूमत को जारी रखने के लिए अब फिर मंसूबे बना रहे हैं कि कायम रहे। लेकिन दूसरी तरफ फ़ौज जो है उसने बहुत दबाव डाला कि ये जो फ़ौजी जर्नैल हैं ये हुकूमत को छोड़ दें, तो उनके दबाव के तहत ये इक़्तिदार उन्होंने छोड़ दिया, और इक़्तिदार जो है वो 1971 और 71 में जो इंतख़ाबात हुए थे और नताइज फिर 1971 और जो भी सूरत हाल थी जो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, 1971 के इंतख़ाबात में जो जीतने वाली सियासी जमात थी मगरबी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह को मुंतकिल कर दिया गया। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहैसियत सदर जो है वो ओहदा संभाला, तो साथ साथ मार्शल लॉ को भी अभी कायम ही रखा और चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया। फिर मगरबी पाकिस्तान के जितने भी अरकान थे, जो मेंबर्स थे, जो मुंतखब थे, कौमी असम्बली ने 14 अप्रैल 1972 से बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया, और इस तरह अब पाकिस्तान जो है वो एक हिस्सा जो मगरबी पाकिस्तान पे मुश्तमिल था, जिसके 4 सूबे, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा सरहद और खैबर पख्तूनख्वा है, उसका निज़ाम हुकूमत जो है वो चलाने का आगाज़ कर दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था 1970 में होने वाले इंतख़ाबात, और साथ में वो अलमिया के इंतख़ाबी नताइज आए, तो किस तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के। सिर्फ उस वक्त के इंतख़ाबात और